रियल एस्टेट कारोबारियों के साथ में पत्रिका की पहल पर इस वक्त मंथन किया जा रहा है। क्या कुछ उस कार्यक्रम में खास है, आइए आपको दिखाते हैं। इसके लिए राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे यूडीएच मिनिस्टर भास्कर सावंत साहब और उनकी पूरी टीम बधाई की हकदार है। और बहुत शानदार आपने सर बिल्डिंग बायलॉज बनाए हैं। इससे राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट के बड़े एवेन्यूज खुलेंगे। जहां बात अभी हमारे अध्यक्ष जी कर रहे थे सुनियोजित विकास की, मैं एक बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा महोदय कि 90 मीटर से अधिक प्लॉट्स के ऊपर हमने मल्टीपल यूनिट्स की परमिशन दी है। ये शायद आपने इस उद्देश्य के साथ किया है कि जो शहरी भूमि है, जो हमारी अर्बन लैंड है, उसका उपयोग ऑप्टिमाइज किया जाए। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि हमें हमारी अर्बन लैंड का ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। और लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखें कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र का जो ग्लोबल एफएआर है वो कहीं उससे अफेक्ट नहीं हो जाए, उसकी भी गणना हमें जरूर करनी चाहिए। ग्लोबल एफएआर हमारा एक कंसेप्ट रहा है पिछले बायलॉज के अंदर भी कि जिस टाउनशिप के अंदर हम लोग बनाते हैं अपने प्लॉट्स वगैरह, उसके अंदर ग्लोबल एफएआर 1 होता है। तो जो हमारी योजनाएं विकसित की हुई है पूर्व के अंदर जेडीए द्वारा, विभिन्न निकायों द्वारा, उनका ग्लोबल एफएआर कहीं ऐसा नहीं हो कि वो उस एफएआर को एक्सीड कर जाए और हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उन क्षेत्रों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो एडवर्सली अफेक्ट होने लग जाए। जैसे बात रेरा की हमारे अध्यक्ष जी ने करी, वो बिल्कुल सही है। 3 यूनिट से ज्यादा अगर बनना प्रस्तावित हो तो उसको रेरा के दायरे में लाया जाना बहुत आवश्यक है। उससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और कस्टमर के प्रति जवाबदेही होगी। और फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मैं मानता हूं, उनको किसी हद तक हम लोग चेक कर पाएंगे। तो ये 2 बड़े बिंदु हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। बहुत अच्छे बिल्डिंग बायलॉज सर आपने बनाए और एक एक्सपर्ट कमेटी का आपने गठन किया है। उस एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से समय समय पे जो भी भवन नियमों के अंदर चेंजेस प्रस्तावित होंगे या उसके अंदर और बेटरमेंट की कोई गुंजाइश होगी, वो एक्सपर्ट कमेटी करेगी। उसके अंदर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से एक प्रतिनिधि को आपने शामिल किया है। सर मेरा निवेदन ये है कि क्रेडाई इंडिया 13,500 सदस्यों के साथ पूरे देश के अंदर रियल एस्टेट डेवलपर्स की आवाज है, सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है। चाहे उसके अंदर टाउनशिप डेवलपर्स हो, चाहे से उसके अंदर लो कॉस्ट हाउसिंग डेवलपमेंट करने वाले हो, सभी लोग क्रेडाई के सदस्य हैं, क्रेडाई नेशनल के सदस्य हैं। तो इसके अंदर मेरा आपसे निवेदन है कि एक प्रतिनिधि क्रेडाई नेशनल की तरफ से, जिसको भी वो नामित करते हैं, इस एक्सपर्ट कमेटी के अंदर क्रेडाई नेशनल की तरफ से आपको राष्ट्रीय स्तर का कोई व्यक्ति जिसे क्रेडाई नेशनल नामित करे, उसे भी एक्सपर्ट कमेटी में शामिल करना चाहिए। उससे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ओपिनियन निकल के आ जाएगा। और बायलॉज जैसे हमारी परंपरा रही राजस्थान की, हम नियम बनाने में अव्वल है, हम नियम बनाने में अग्रणी हैं। हमने जितने भी नियम आज तक बनाए हैं, चाहे से वो टाउनशिप पॉलिसी रही हो, चाहे से बिल्डिंग बायलॉज रहे हो, चाहे से मुख्यमंत्री जन आवास योजना रही हो, हम लोग पायनियर्स रहे हैं। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है आज इस माध्यम से। और दूसरी एक छोटा सा निवेदन मेरा जेडीसी महोदय से है, रिजर्व प्राइस को लेके राजस्थान पत्रिका ने एक मुहिम चलाई हुई है और डीएलसी वास्तव में हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसी के साथ हमने देखा है कि 25 से 30% रेटों के अंदर गिरावट भी आई है रियल एस्टेट के अंदर। तो हम ये सोचते हैं कि जो जेडीए की रिजर्व प्राइसेस हैं उसका भी आपको पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और उससे काफी चीजें सरलीकृत हो जाएंगी। और जो अभी बोझ, आर्थिक बोझ बिल्डर के सर पे आता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं रिजर्व प्राइस से जुड़ी हुई है। तो उस रिजर्व प्राइस के विषय में भी माननीय जेडीसी महोदय को सुहृदयता पूर्वक इस पे विचार करना चाहिए। ऐसा क्रेडाई की तरफ से मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुराग जी, इट्स ग्रेट वर्ड बाय यू। एंड अगेन जो पार्टिसिपेंट्स ने बाद में ज्वाइन करा है, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि एक बार प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए टू एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर विद अस, भास्कर आत्माराम सावंत सर इज विद अस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट अर्बन हाउसिंग एंड Housing Department of Rajasthan. Commissioner Jaipur Nagar Nigam is with us. Few more guests will be joining shortly. I would now invite Mr. N.K. Gupta ji from Mangalam Group to kindly share his kind words, please. Good afternoon. सबको आ रही, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, ऑडिबल है। गुड आफ्टरनून। मैं राजस्थान पत्रिका का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बिल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आके
बिल्डर्स सरकार को एक प्लेटफॉर्म पे लाके आपस में विचार विनिमय करने का अवसर दिया। मैं भास्कर सामंत साहब का, जेडीसी गोयल साहब का भी आभारी हूँ कि वो इस मीटिंग में आए और उन्होंने अपने विचारों को साझा करके हम सब लोगों को लाभान्वित करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर कोरोना काल में काफी प्रभावित रहा है और मेनली मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा प्रभावित फाइनेंस के सेक्टर में रहा है। बिल्डर्स को प्रॉपर फाइनेंस बैंकों से नहीं मिल पा रहा, इसीलिए प्रोजेक्ट कंप्लीट टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं, वह डिलीवरी टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं। उस मेरा अनुरोध है कि बैंक और सरकार बिल्डर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करे जिससे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। रोटी कपड़ा और मकान एक जैसी आधारभूत सुविधा है, इसमें बिल्डर्स को सभी टाइप की फैसिलिटी उपलब्ध करवानी चाहिए। टैक्सेस का भार कम से कम करना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी में रिबेट देनी चाहिए। नई बिल्डिंग बायलॉज के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जेडीए को कि उन्होंने बहुत ही सरल और सुगम बायलॉज बनाए हैं और मेरा मानना है कि इन बायलॉज के तहत जयपुर और राजस्थान का विकास होगा। इसी के साथ में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। Thank you, Gupta ji. It's a great words from your side. Now, I will just like to invite Mr. Vinay Joshi, Chairman RADA, to have his opinion, please. Mr. Vinay Joshi. नमस्कार, आई एम ऑडिबल? Yeah, you are audible. थैंक यू। मैं आभार व्यक्त करता हूँ राजस्थान पत्रिका का, भास्कर सावंत साहब का, नगर निगम के सीईओ साहब का और हमारे जेडीसी साहब का जो यहाँ पर आज हमारे साथ पधारे हैं, और सभी बिल्डर साथियों का, जिसमें बीच में कुछ बातचीत भी चल रही थी कि कुछ स्टैम्प ड्यूटी रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। अगर कुछ इस टाइप के रिलैक्सेशन दिए जाते हैं तो इसमें हमारा तो फायदा है ही, प्रॉपर्टी सस्ती होती है, ये हमारा फायदा है, बट इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा फायदा है। कुछ रेवेन्यूज ऐसी होती है जो शायद 1 साल बाद गवर्नमेंट को मिलेगी या 1 साल बाद रजिस्ट्री होगी, या कुछ रेवेन्यूज ऐसी है जो शायद रजिस्ट्री 5 साल पहले हो जानी चाहिए थी बट अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, राइट? उन लोगों के पास पैसा नहीं था या कोई भी रीजन हो सकता है। तो अगर अपन कुछ स्टैम्प ड्यूटी में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दिए जाएं एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए ही, तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यूज बढ़ेगी और हमारा ये फायदा होगा कि जो रजिस्ट्री हमारी 1 साल बाद होनी थी वो रजिस्ट्री पहले हो जाएगी, ठीक है ना? प्रॉपर्टी ओवरऑल की वैल्यू कम होगी और हमारी जो सेल जो शायद अभी कंफ्यूजन में रहती है वो फिक्स हो जाएगी कि ये सेल रहेगी ही रहेगी। तो ये मेरा एक सुझाव है। Thank you, Nikhil ji. I would just like to invite Mr. Kamal Setia from Vardhman Group. Kamal ji, please. I think he's not connected. I would just like to invite Mr. Anand Sharma from Trimurti Group. I have unmuted my mic. Okay, please, yeah. Dr. Setia, please, Yeah. please. Yeah. This is a very important meeting because we have the top administrators, policymakers, and a very responsible media house here interacting with the stakeholders of real estate. I will not cover the points which have already been covered. If we look at the macro level, this is a sector which needs a lot of investment in Rajasthan. And to attract the investment, we have to have long-term policies. In this direction, one step has already been taken by the government because the new bylaws have come. This is a good compilation. This has clarity. The only thing is that there are few things which are missing, or there are some suggestions which will make it more practical. So we want that once these bylaws are freezed, they should remain in force for a long time and there should not be frequent changes, because any investor who is coming to Rajasthan or who is going to make a project, all the real estate projects are for a long period. Like we are making the group housings, which are of large magnitude. The square feet area is around 5 to 10,000 square feet each project. So these projects take time, and the policy should be the same
from the beginning till the end. Like, TDR policy was there. The builders got into affordable housing, but the TDR certificates were not given in time, and that incentive is not there. So, those who are investing, those who are putting in their hard work should get the incentives as well. There's another thing that in real estate, there are two important differences. We all who are sitting here are registered under RERA. We are all responsible, law-abiding builders. But then there are other operators in real estate who are bringing up small projects. They are putting a burden on the infrastructure, but they are not paying anything to the government. They are not even taking permission from the government. So this is where we have to face the competition, and the customer is not given the full facilities, or they are not bound by any law. So they are free to do what they want. And this policy has, in somewhat way, helped them, because till now their plans were not getting approved. Now they'll get the approvals also. So with this, if they start flourishing, they will put unnecessary burden on the existing इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सीवरेज, पानी, बिजली की व्यवस्था, सड़कों की पार्किंग, ये सबको देखते हुए यदि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, तो हमारी सारी जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, ट्रैफिक खराब होगा और भी उसके प्रदूषण बढ़ेगा. तो ये सब चीजें हैं जो देखने की जरूरत है. और दूसरी बात जो है कि रेवेन्यू का जहाँ तक सवाल है, रियल एस्टेट न केवल किसी भी देश की रेवेन्यू को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी देता है. तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो यदि हम पेट्रोलियम फ्यूल्स और लिकर की बात करें तो वहाँ पर बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है और टैक्सेशन भी काफी हैवी है. लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेशन है उसे ही हटा दिया जाए और इसे व्यवहारिक बना दिया जाए तो भी काफी रिलीफ मिलेगी. धन्यवाद. Thank you, Dr. Setia. It's a nice opinion shared from your side. I would just like to invite Mr. Anand Mishra from Trimurti Group. Please, sir. थैंक यू पत्रिका, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है. बेसिक मुद्दा अपन जैसे एक तो हम यहाँ पे नई सेक्टर रोड्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. जो सेक्टर रोड्स बन गई हैं वहां पे जैसे पावर का मतलब लाइटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वाटर सप्लाई के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, तो कोई भी प्रोजेक्ट्स आते हैं तो एक ये बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं बिसाइड्स रोड बन गई, बाकी चीजें नहीं बनी, तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है. बिल्डर्स काफी बड़े अमाउंट्स डिपॉजिट भी करा देते हैं कन्वर्जन में और सारी चीजों में, लेकिन वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या है कि अल्टीमेटली उसका नुकसान बिल्डर को इन टर्म्स ऑफ डिले, इन टर्म्स ऑफ उसको जो प्राइस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो इस पे सब ध्यान दिया जाना चाहिए. दूसरा एक मुद्दा आज इनफैक्ट न्यूज़पेपर में भी उठाया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, लेबर सेस का. जो पुराने लेबर सेस के मुद्दे हैं जहाँ पे सर 24% इंटरेस्ट उस पे लेवी का करा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि पूर्व के जो मतलब लेबर सेस डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट ने दरअसल जो इस पे डिमांड रेस करनी चालू करी थी वो करीब 2015 के आसपास डिमांड रेस करनी चालू करी थी. उसके बाद तो डेवलपर्स ने क्या है कि रूटीन में जमा कराना भी चालू कर दिया, बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे जिसमें लेबर सेस लोगों ने जमा नहीं कराया, अब वहां पे लोग अगर जमा भी कराना चाहते हैं तो 24% उसमें पेनल्टी है, तो इंटरेस्ट है. तो उस चीज को जैसे आप हर मतलब गवर्नमेंट की कोई भी मतलब डिफॉल्ट पे आप लोग एमनेस्टी लाते हैं, इस तरह की योजना लाते हैं, तो ऐसी एक आपको वन टाइम मेरा रिक्वेस्ट है कि वन टाइम आप एक स्कीम लाएं, पुराने जो भी पेंडिंग लेबर सेस के जिनके मुद्दे हैं वो अपना पेमेंट कर दें, तो उसमें ब्याज और पेनल्टी की जो प्रोविजन मतलब का जो प्रोविजन है उसको खत्म कर दिया जाएगा, तो उससे काफी रिलीफ मिलेगा. सरकार को एक रेवेन्यू भी फटाफट आएगी और लोगों का हार्डशिप के थ्रू जो गुजर रहे हैं वो खत्म हो. तीसरा मुद्दा है सर एक जो हमेशा उठाते रहे हैं क्रेडाई के मंच से, वो है लीज. जो पुराने जो प्लॉट्स हैं उन पे लीज का मुद्दा भी पेंडिंग है, क्योंकि ओरिजिनल लैंड ओनर के नाम से
लीज मतलब लीज की डिमांड आती रहती है। वो लीज के अमाउंट्स लाखों करोड़ों में हो गए हैं और जो जमा नहीं हो पा रहे, क्योंकि क्या है कि बिल्डर्स ने हैंड ओवर कर दिया, बिल्डर जमा नहीं करा सकता आने वाले सालों का। तो इसको सब एक बार सरकार ने इनफैक्ट एक व्यू लिया भी था कुछ सालों पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने उसको कुछ इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि सरकार बिल्डरों को फायदा दे रही है। तो इस तरीके की कई बार आ जाती है। तो मेरा आग्रह है कि आप, चूंकि पत्रिका काफी प्रोएक्टिवली रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मतलब नुकसान नहीं हो और कैसे उभरे उसके लिए वर्क करता है। तो क्या होता है कि इस तरीके से न्यूज आती है कि लीज का गवर्नमेंट ने पूर्व में मुद्दा उठाया था, मतलब सॉर्ट आउट करने का कि पब्लिक जमा करा देगी, लेकिन मीडिया ने उसको नेगेटिवली पब्लिसाइज कर दिया, तो लीज का मुद्दा पेंडिंग हो गया, जो आज तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो इसको सब आप लीज के मुद्दे को रेजिडेंट से किस तरीके से चार्ज किए जाए और पुराना, उसमें भी आपको एक देखना चाहिए। फिर एक है अपना अफोर्डेबल हाउसिंग में जेडीए ने अभी मतलब सरकार अपनी जमीन पे तो अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोविजन खत्म कर दिया है, लेकिन प्राइवेट डेवलपर्स के ऊपर अभी भी वो प्रोविजन लागू है। 5,000 गज से ऊपर आपको प्रोजेक्ट्स में अफोर्डेबल हाउसिंग की प्रोविजन रखनी पड़ेगी। तो उस चीज को भी हटाया जाना चाहिए। इट हैज टू बी मतलब सबके लिए फेयर होनी चाहिए। आपको चार्जेस लेने हैं तो आप चार्जेस ले सकते हैं, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू आती रहेगी। और अफोर्डेबल हाउसिंग को के लिए काफी प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो प्राइम लोकेशंस पे लोगों को फोर्स किया जाए, क्योंकि वहां पे भी एक काफी लोगों को नए प्रोजेक्ट्स लाने में और उसमें परेशानी हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कॉस्ट बढ़ रही है डेवलपर्स की, जो कॉस्ट पास ऑन होती है लोगों के ऊपर। फिर एक साहब स्टैंप ड्यूटी पे जो मुद्दा उठाया, तो मैं इसे इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि 3 साल पहले 6% स्टैंप ड्यूटी लगती थी, आज 8.8% लगती है, लगभग 3% स्टैंप ड्यूटी बढ़ गई है। ये आपको मतलब गौ रक्षा, गौ के ऊपर अभी कोरोना का भी सेस लग गया, अभी एक और सेस है, 10-10 पैसे का सेस लगा दिया। तो सब इससे क्या है कि पूरे सेक्टर को ही हमने सर्विस चार्ज लगा दिया 10% का, तो पूरा का पूरा कॉस्ट ओवरऑल बढ़ रही है। आज कोई भी बड़े प्रोजेक्ट में मैं जानकारी में लाना चाहूंगा कि आज जैसे लेबर सेस, मतलब ये जो सेस लगा दिए हैं स्टैंप ड्यूटी के ऊपर, ये 1.8% तो ये पड़ता है, 1% लेबर सेस लगता है। बड़े प्रोजेक्ट्स में आप एनवायरमेंट की परमिशन के लिए जाते हैं तो वहां पे 1% ईएसआर और जमा कराना पड़ता है। तो मतलब 3.8% का अननेसेसरी बर्डन डेवलपर्स के ऊपर है, और ये ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स पे है जो अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी जो आपके जो G+2 वाले और इस तरीके से, उन लोगों को तो ये सारी कोई भी कॉस्ट लगती नहीं। तो इन चीजों की तरफ ये मैं आपका Thank you, Mishra ji. Thank you. I would just request all the respected members that we have next 18 minutes. We would just like to cover all the points which are even left. Now, I would like to invite Mr. Om Mahesh. Right, गोविंद sir? जी, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आनंद जी ने बोला, उस पर थोड़ा इंटरवीन करना चाह रहा था, थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। Sir, please. इसके अंदर तो इतना सा था कि जो स्टैंप ड्यूटी के लिए भास्कर सावंत जी साहब के साथ में है या लकी, कि पहले लास्ट मीटिंग के अंदर भी इन्होंने आपने प्रयास किया था फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिकमेंड करने के लिए, यूडीएस डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिकमेंड कर दे कि जीएसटी भी लग रही है, स्टैंप ड्यूटी भी आज 9.8% लगी थी, तो इसको स्टैंप ड्यूटी को रिड्यूस करने के लिए अपना डिपार्टमेंट अगर भेजेगा, आज DFPD भी है और भास्कर साहब भी है, तो ये भेजेंगे तो निश्चित तौर से। तो ये कुछ बिंदु है जिसपे मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से अधिकारियों तक बातें पहुंचे। कुछ रिफॉर्म्स हैं, और रिफॉर्म्स ऐसी चीज होती है कि वो कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, तो समय से के अनुसार उसमें हमेशा अमेंडमेंट होने चाहिए पॉलिसी में, जो टाइम की रिक्वायरमेंट है। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। Thank you, Yadav Saab. I would just like to request Mr. C.K. Mittal ji to sum up his points in 30 seconds, please. सर्वप्रथम मैं राजस्थान पत्रिका का आभारी हूं, जिन्होंने ये सार्थक प्रयास सभी बिल्डरों को एक मंच पर लाकर किया, और मैं मीडिया का विशेष रूप से आभारी हूं, जिस कोविड टाइम में इन्होंने इस बाजार को एक नई दिशा देने की कोशिश की है, लेकिन अभी गवर्नमेंट से इतना हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा। जैसे अभी सभी सीनियर्स ने कहा है कि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री जो चार्जेज हैं, इसमें 50% अगर कटौती कर दी जाए तो वास्तव में जो एक रेवेन्यू का जो रिसोर्स है वो गवर्नमेंट का भी बढ़ेगा, मार्केट में
आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और आज की तारीख में हम देखते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऐसी है जो रोजगार प्रदान करने में सबसे प्रमुख योगदान दे रही है। अगर आज इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट एक पुश कर देगी तो बाजार में एक नई चाल आएगी, नई दिशा आएगी। वैसे भी आज व्यक्ति की दो ही आवश्यकता है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान जो कहते हैं हम, लेकिन आज बाजार में देख रहे हैं सोना चढ़ रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी में इतना उठाव नहीं आ रहा कि ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी ये उतना उत्थान नहीं मिल पा रहा हमको। तो हम ये गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे कि अपनी पॉलिसी में कुछ इस तरह से करे कि वॉल्यूम बढ़े। आज जियो है, जियो ने एक बाजार में एक नई चाल दी है, जिससे इसने क्या क्या कम कॉस्ट के ऊपर एक वॉल्यूम को बढ़ाकर बाजार को एक नई दिशा दी थी। उसी तरह से गवर्नमेंट भी आज स्टाम्प ड्यूटी में कटौती करके एक बाजार को नई दिशा दे सकती है। मीडिया और गवर्नमेंट आज बाजार के सेंटीमेंट को चेंज कर सकते हैं, जिससे पब्लिक का इसमें रुझान बढ़ेगा। साथ में मैं जेडीए से भी निवेदन करूंगा कि अपनी जो पट्टे निकलने की जो प्रक्रिया है जेडीए में, वो बड़ी लंबी होती जा रही है। उसको एक सिंगल विंडो सिस्टम में करें, जिससे कि डेवलपर्स के पास पैसा टाइमली आ जाए, और बैंकों के ऐसा पुश करे कि बैंक भी बड़ी आसानी से लोन प्रोवाइड कर सके। थैंक यू। Thank you, Mittal Saab. I would just request all the respected members, as 70 plus members are there on the group. We would just like to cover all the major points. Now, I would just like to invite Mr. Vijay Modi from OK Plus Group to please share his opinion in 30 seconds, please. Mr. Vijay Modi. मुझे अनम्यूट करो आप। मुझे अनम्यूट। विजय जी अनम्यूट करें आपका। हाँ, हेलो। या यू आर ऑडिबल, प्लीज प्लीज। नमस्कार सबसे पहले सबको। मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट थी कि जैसे जब से अपने टाउनशिप पॉलिसी के अंदर 12.5% प्लॉट जो अपन रहन करते हैं, तो अब जब से अपने पास में रेरा आ चुका है, तो मेरा ये सजेशन था गवर्नमेंट से कि 12.5% प्लॉट की रहन करने की अब हमको आवश्यकता नहीं है। तो अगर ये पॉइंट अगर देखा जाए तो ठीक रहेगा सबके लिए। थैंक यू मोदी साहब। Sir, we would just like to invite Mr. Suja Ram Meel Saab to please share his opinion in 30 seconds, please. Mr. Surja Ram Meel Saab. I would just like to invite SN Gupta Saab to please share his opinion, please. धन्यवाद पत्रिका का।